कतर के पूर्व अमीर के निधन पर भारत में आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई संवेदना, योगदान को किया याद। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्य की विधि व्यवस्था पर उठाए सवाल। सुरक्षा में सेंध लगाने वालों से लोगों को किया सचेत। इरफान अंसारी ने जामताड़ा में कर्मचारी संघ के सम्मेलन को किया संबोधित। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई के दौरान पथराव। जवानों ने किया फ्लैग मार्च। जामाडोवा में भूधसान से इलाके में दहशत। और हजारीबाग में जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में खिलाड़ी दिखा रहे दम। रांची में राष्ट्रीय स्तर की शतरंज प्रतियोगिता का समापन। रयान रोजरियो और नंदी प्रीतिका के नाम राष्ट्रीय खिताब। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। कतर के पूर्व अमीर के निधन पर भारत में आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक है। पूर्व अमीर का कल निधन हो गया था। भारत ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज पूरे देश में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। राजकीय शोक के दौरान देश भर में सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और इस दिन कोई भी सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। भारत सरकार की ओर से संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जल्द ही कतर जाकर भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि हम कतर के पूर्व अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के ऊंचे स्तर तक पहुंचाया। हम उन्हें एक सच्चे दोस्त के तौर पर भी याद करते हैं। मुझे फरवरी 2024 में कतर की अपनी पिछली यात्रा के दौरान उनसे मिलने का सौभाग्य मिला था। मैं कतर के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी, पूरे शाही परिवार और कतर की जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में विकास कार्यों को तेज करने की दिशा में सक्रिय हैं। नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन सम्मेलन में भी इस दिशा में पिछले दिनों दिल्ली में मंथन का दौर चला। श्री सोरेन दिल्ली से रांची लौट आए हैं। बताया जा रहा है कि वे चरणबद्ध तरीके से विभिन्न विभागों की आज से समीक्षा करेंगे। पूर्व में भी मुख्यमंत्री ने विभागीय समीक्षा बैठकों के दौरान योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और राज्य में बेहतर कार्य संस्कृति को लेकर कई दिशा निर्देश दिए थे। समीक्षात्मक बैठकों का सिलसिला फिर से आगे बढ़ेगा। विधानसभा की सदाचार समिति ने कल पूर्वी सिंहभूम का दौरा किया। स्थानीय परिसदन में समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान विभिन्न विभागों में अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े मामलों की समीक्षा हुई। समिति ने पात्र आश्रितों के आवेदनों का नियमानुसार समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने और लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे पर बल दिया। इस दौरान जिले के प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। बच्चों के समग्र विकास की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों के समग्र विकास, बेहतर पोषण और प्रारंभिक शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रहा है। कुपोषण मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाया है।
उन्होंने सुरक्षा में सेंध लगाने वालों से लोगों को सचेत किया है और सभी वार्डों में नागरिक सुरक्षा समिति के गठन का सुझाव दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सेठ ने आरोप लगाया कि राज्य की विधि व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। पुलिस की कार्यशैली पर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि राज्य में हर जगह असुरक्षा की भावना दिखती है। चाहे रांची हो, जमशेदपुर हो, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, संथाल का इलाका हो, पलामू का, हर जगह असुरक्षा की भावना। आम लोग भयभीत हैं, चाहे व्यापारी हो, उद्योगपति हो, आम लोग हो, युवा हो और यहाँ तक कि हमारी बेटियां। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जामताड़ा में राज्य कर्मचारी संघ के सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने विकास कार्यों को जमीनी स्तर पर लागू करने में कर्मचारियों और अधिकारियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। श्री अंसारी ने कहा कि कर्मचारियों की खुशहाली सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 2 लाख से अधिक राज्य कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर एक ऐतिहासिक पहल की है। विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने रांची में सेवा भारती रांची महानगर के बाल संस्कार केंद्र वार्षिक संगम में हिस्सा लिया। इस दौरान बच्चों ने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। श्री जायसवाल ने शिक्षा, संस्कार, स्वावलंबन और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। राज्य में विकास के दावों के इतर राशि खर्च करने के मामले में गिरिडीह के कुछ मुखिया फिसड्डी साबित हो रहे हैं। जिला पंचायती राज अधिकारी तेज कुमार हर्षा ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि ऐसे मुखिया से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। दरअसल जिले के 344 पंचायतों के सुदृढ़ीकरण के लिए राशि आवंटित की गई है, जिसे खर्च करने में जिले के मुखिया पीछे रहे हैं। पंचायती राज अधिकारी ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष का भी रखरखाव मद में 1,55,00,000 रुपए का आवंटन आ गया है। जो मुखिया पिछले वित्तीय वर्ष की सुदृढ़ीकरण मद में जो राशि आई थी उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र देंगे और साथ ही जो मुखिया खर्च नहीं किए हैं उनके विरुद्ध कारण परीक्षा भी करेंगे, स्पष्टीकरण देंगे कि किस कारण से, किस परिस्थिति में उस राशि को उन्होंने खर्च नहीं की। धनबाद पुलिस लगातार नशाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत झरिया थाना में देर शाम ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान के दौरान असामाजिक तत्वों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। इस दौरान उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की और 2 सुतली बम भी फेंके, जिससे इलाके में दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया। घटना के बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची और कतरास मोड़ से सिंहनगर तक फ्लैग मार्च किया। फिलहाल पुलिस क्षेत्र में गश्ती कर शांति व्यवस्था बहाल करने में जुटी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। धनबाद की जामाडोबा स्थित बड़कीटाड़ जितपुर रोड पर देर शाम भूधसान होने से इलाके में दहशत फैल गई। जानकारी मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग की और स्थानीय लोगों के आवागमन पर रोक लगाई है। स्थानीयों का कहना है कि गोफ लगातार चौड़ा हो रहा है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने बताया कि भूमिगत खनन के बाद बालू भराव न होने के कारण गोफ बन रहे हैं। लोगों ने जल्दी स्थायी समाधान की मांग की है। हुआ है, आज तक 3 साल पहले भी हुआ था 2023 में। टाटा कंपनी की लापरवाही है, लिपापोती कर करके और थोड़ा चले गए। आज फिर उसी जगह पर फिर दोबारा जो है तो ये गोप हो गया। अभी तक अधिकारियों का ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, सिर्फ नॉर्मल सा बैरिकेडिंग रखा गया है और अभी तक उसका कोई भारत का कोई उपाय नहीं किया गया। आगे देखा जाएगा। धनबाद के तोपचाची थाना क्षेत्र में ग्रामीणों के प्रयास से एक चोरी का वारदात असफल हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर दिन दहाड़े 4 पहिया वाहन पर सवार 4 अपराधी पिकअप चालक से 3,20,000 रुपए चुराकर भाग रहे थे। ग्रामीणों ने पीछा कर 3 आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरी रकम बरामद की, जबकि एक आरोपी की तलाश जारी है।
गिरिडीह जिला प्रशासन ने बेंगाबाद थाना क्षेत्र में अवैध पत्थर खनन के खिलाफ सख्त तेवर अपनाया है। उपायुक्त रामनिवास यादव के नेतृत्व में तोका जंगल में अवैध पत्थर खनन के खिलाफ छापेमारी की गई। इस दौरान एक पोकलेन मशीन जब्त किया गया। हालांकि प्रशासन की कार्रवाई के दौरान अवैध खनन करने वाले फरार होने में सफल रहे। और अब जिलों की कुछ खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। रांची में स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान के प्लास्टिक सर्जरी विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस के अवसर पर 13 जुलाई को स्मृति क्विज एवं शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में नवीनतम वैज्ञानिक जानकारियों का आदान प्रदान, चिकित्सकों के बीच अकादमिक संवाद को बढ़ावा देना है। रांची विश्वविद्यालय के 3 दिवसीय 67वें स्थापना दिवस समारोह का समापन पौधरोपण कार्यक्रम हरित वीथिका के साथ हुआ। इस आयोजन में विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, शिक्षकों, कर्मियों, एनएसएस के छात्र छात्राओं और मीडिया कर्मियों ने मिलकर परिसर में पौधरोपण किया। दुमका जिले के सरैया हाट थाना क्षेत्र के बेरुडीह गांव में एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। बेटी को बचाने और आरोपी को समझाने पहुंचे गांव के एक बुजुर्ग पर भी उसने हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। रांची के कांके थाना क्षेत्र अंतर्गत संग्रामपुर गांव स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर में शिवलिंग क्षतिग्रस्त मिलने से पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। लोगों ने इस घटना पर आक्रोश व्यक्त करते हुए दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शिव नारायणपुर में संचालित अवैध ऑनलाइन बेटिंग के एक संगठित रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही लाखों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामग्री बरामद की गई। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित अखिल भारतीय समन्वित बकरी अनुसंधान परियोजना के तत्वावधान में पूर्वी सिंहभूम जिले के बाराबंकी गांव में राष्ट्रीय बकरी दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य वैज्ञानिक बकरी पालन को बढ़ावा देना, टीकाकरण के महत्व के प्रति किसानों को जागरूक करना, आय और आजीविका को सुदृढ़ बनाना था। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल ऑडिटोरियम में 1 दिवसीय कराटे प्रशिक्षण शिविर सह ब्लैक बेल्ट डिप्लोमा परीक्षा का आयोजन किया गया। शिविर में चाईबासा सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लगभग 150 कराटे खिलाड़ियों ने भाग लेकर उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त किया और ब्लैक बेल्ट डिप्लोमा परीक्षा में हिस्सा लिया। सरायकेला जिला के सदर अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। जानकारी के अनुसार कांदागोड़ा गांव निवासी गुर्रा पूर्ति की पत्नी शुरू पूर्ति को शनिवार रात करीब 8 बजे प्रसव पीड़ा होने पर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि भर्ती के समय महिला की स्थिति बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन रात भर उचित चिकित्सकीय देखभाल न मिलने के कारण उसकी और बच्चे की जान चली गई। हजारीबाग को नशा मुक्त बनाने के संकल्प के साथ डिफेंस एसोसिएशन के बैनर तले आज करजन ग्राउंड में 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता आयोजित हुई। इस प्रतियोगिता में युवाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लेकर नशा मुक्त समाज निर्माण का संदेश दिया। विधायक प्रदीप प्रसाद ने धावकों का उत्साह बढ़ाया और नशा मुक्ति अभियान को आगे बढ़ाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के लिए 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर पर
प्रेरक कहानी, नवाचारी पहल या देशवासियों को प्रेरित करने वाले सुझाव दिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री का आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाला ये मासिक लोकप्रिय कार्यक्रम कई जन आंदोलनों का वाहक भी बना है तथा हर महीने लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। हजारीबाग में बैडमिंटन को नई उड़ान देने की पहल हुई है। जिला प्रशासन की ओर से पहली बार 2 दिवसीय जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले भर से 100 से अधिक खिलाड़ी दम दिखा रहे हैं। आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न इलाकों से पहुंचे खिलाड़ियों ने अपने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। उपायुक्त हेमंत सती ने कहा कि आने वाले समय में भी ऐसे आयोजन लगातार किए जाएंगे ताकि खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के और भी अवसर मिल सके। ये जिला स्तरीय प्रतियोगिता है, इससे प्रतिभागियों को एक बेहतर मंच मिल रहा है, उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का एक ऐसा अवसर मिल रहा है जिससे वो न केवल जिला स्तर पर बल्कि राज्य स्तर पर भी अपना जो क्षमता है वो दिखा पाएंगे। बैडमिंटन कोर्ट पर खिलाड़ियों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ दमदार मुकाबले खेले। खिलाड़ियों ने जिला प्रशासन की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि अब उन्हें अपने ही जिले में प्रतिस्पर्धा का बेहतर अवसर मिल रहा है। प्लेयर्स को काफी अच्छा स्टेज मिलता है परफॉर्म करने के लिए, अपना क्वालिटी को दिखाने के लिए, क्योंकि हम लोग को ज्यादा अपना हजारीबाग के अंदर अपना क्वालिटी दिखाने का मौका नहीं मिलता। और अगर ऐसा कंपटीशन यहाँ पे रेगुलर ऑर्गेनाइज होते रहेगा तो फिर हम लोग को अपना क्वालिटी दिखाने का मौका मिलेगा। सब जो भी ऑर्गेनाइज किया जाता है सभी प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी हम लोग ट्रेनिंग करते हैं वो तो रिजल्ट हम लोग को टूर्नामेंट के टाइम पे ही दिखता है कि हम लोग कितना अच्छा से कितना दूर तक पहुंच पाए हैं हम लोग गेम के बाद, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। खेल केवल जीत हार का नाम नहीं बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य की मजबूत नींव भी है। हजारीबाग की ये पहल निश्चित रूप से जिले की खेल प्रतिभाओं को नई पहचान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। रांची के सरला बिरला पब्लिक स्कूल में राष्ट्रीय स्तर की शतरंज चैंपियनशिप का कल समापन हो गया। राष्ट्रीय अंडर 9 ओपन और गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप में देश भर के 437 खिलाड़ियों ने दम दिखाया, जिसमें झारखंड के भी 18 खिलाड़ी शामिल रहे। समापन समारोह के दौरान विजेता सम्मानित किए गए और 5 लाख की पुरस्कार राशि का वितरण हुआ। ओपन वर्ग में तमिलनाडु के रयान रोजेरियो ने राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया और उन्हें 50,000 रुपये पुरस्कार राशि मिली। गर्ल्स वर्ग में महाराष्ट्र की नंदी प्रीतिका अव्वल रहीं और उन्हें भी 50,000 रुपये की इनामी राशि मिली। फीफा विश्व कप फुटबॉल अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। सेमीफाइनल मुकाबले पर दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों की नजर है। आर या पार की टक्कर, फाइनल का टिकट दांव पर। फीफा विश्व कप 2026 में अब नजरें उस मुकाबले पर टिक गई हैं जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था। सेमीफाइनल में आमने सामने होगी यूरोप की फुटबॉल महाशक्तियां। स्पेन के सामने होगी फ्रांस की मजबूत चुनौती। दोनों टीमों ने क्वार्टर फाइनल में शानदार जीत दर्ज और अब सिर्फ एक है विश्व कप फाइनल का टिकट। एक तरफ है मौजूदा यूरोपीय चैंपियन स्पेन, जिसने पूरे टूर्नामेंट में अपने अनुशासित डिफेंस, तेज पासिंग और गेंद पर शानदार नियंत्रण से विरोधियों को परेशान किया है। बेल्जियम के खिलाफ आखिरी मिनटों में मिली जीत ने टीम का आत्मविश्वास और भी बढ़ा दिया है। स्पेन की सबसे बड़ी ताकत उसका सामूहिक खेल और दबाव में शानदार विंगर निको विलियम्स, अनुभवी डिफेंडर रॉबिन ले नार्मांद और गोलकीपर उनाई सिमोन पर टिकी होंगी। जरूरत पड़ने पर रुख बदलने की क्षमता रखने वाले मिकेल मेरिनो भी स्पेन के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकते हैं। दूसरी ओर फ्रांस ने मोरक्को को हराकर लगातार तीसरी बार विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई है। फ्रांसीसी टीम के पास अनुभव और स्टार खिलाड़ियों की भरमार है। कप्तान किलियन एम्बापे अपनी रफ्तार और गोल करने की क्षमता से किसी भी रक्षा पंक्ति को तोड़ सकते हैं। उनके साथ उस्मान डेम्बेले की गति, ऑरेलियन चुआमेनी का मिडफील्ड नियंत्रण, एडुआर्डो कामाविंगा की बहुमुखी भूमिका,
विलियम सलीबा का मजबूत डिफेंस और गोलकीपर माइक मेन्या की शानदार गोलकीपिंग फ्रांस की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। फ्रांस का आक्रामक खेल पूरे विश्व कप में विरोधी टीमों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। मोरक्को पर दमदार जीत के बाद फ्रांसीसी टीम लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंची है और खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। स्पेन और फ्रांस के बीच अब तक खेले गए मुकाबलों में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। दोनों टीमें 38 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में आमने सामने आ चुकी हैं, जिनमें स्पेन ने 18 और फ्रांस ने 13 मैच जीते हैं, जबकि 7 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। हाल के वर्षों में दोनों के बीच हुए बड़े मुकाबलों में रोमांच अपने चरम पर रहा है। वहीं बात अगर दोनों टीमों के बीच अब तक विश्व कप में हुए मुकाबले की बात करें तो विश्व कप के इतिहास में स्पेन और फ्रांस अब तक एक बार आमने सामने आए हैं। 2006 विश्व कप के अंतिम 16 के मुकाबले में फ्रांस ने स्पेन को 3-1 से हराने में सफलता पाई थी। यह मुकाबला सिर्फ दो टीमों का नहीं बल्कि दो अलग अलग फुटबॉल शैलियों का टकराव भी होगा। स्पेन गेंद पर कब्जा जमाकर खेल की रफ्तार नियंत्रित करना चाहेगा, जबकि फ्रांस तेज काउंटर अटैक और दमदार फिनिशिंग से मैच अपने नाम करने की कोशिश करेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब मौसम। राज्य के कई इलाकों में 18 जुलाई तक बारिश के आसार हैं। आज भी राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि धनबाद के अलावा कोल्हान में भी भारी बारिश हो सकती है। संथाल परगना और गिरिडीह में कहीं कहीं कल भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी संभावना है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। बन रहे निम्न दबाव और साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर अब सीधा झारखंड के मानसून पर पड़ने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर अब झारखंड के मानसून को एक बार फिर से सक्रिय करने वाला है। मौसम विभाग ने राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के शेष भागों में भी मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं के बीच बारिश होने की प्रबल संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वज्रपात के दौरान पेड़ों से दूरी बनाए के रखें और बिजली के खंभों के सामने ना रहें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। मैं रविकांत कुमार सहयोगी सौरभ कुमार के साथ, दूरदर्शन समाचार, रांची। भारत की पहली बुलेट ट्रेन सेवा 15 अगस्त 2027 से चरणबद्ध तरीके से शुरू होने जा रही है। इसकी शुरुआत मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के सूरत बिलीमोरा खंड से होगी। ये परियोजना तेज और आधुनिक रेल संपर्क, अत्याधुनिक हाई स्पीड रेल तकनीक तथा आर्थिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। आने वाले समय में देश के विभिन्न हिस्सों में और भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाने की योजना है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का सबसे पहला परिचालन सूरत बिलीमोरा खंड पर शुरू होगा। कुल 508 किलोमीटर लंबे मुंबई इस खंड पर बुलेट ट्रेन की शुरुआत होगी। प्रोजेक्ट का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। 15 अगस्त 2027 से चरणबद्ध तरीके से इसकी शुरुआत होगी। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का सबसे पहला परिचालन सूरत बिलीमोरा खंड से शुरू होने वाला है। कुल 508 किलोमीटर लंबे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को एक साथ शुरू करने की बजाय अलग अलग चरणों में चालू किया जाएगा। दरअसल भारत के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। जापान की शिकानसेन तकनीक पर आधारित ये परियोजना केवल यात्रा का समय कम नहीं करेगी, बल्कि भारत को हाई स्पीड रेल तकनीक वाले चुनिंदा देशों की श्रेणी में भी खड़ा करेगी। मुंबई अहमदाबाद परियोजना के साथ साथ सरकार देश में हाई स्पीड रेल नेटवर्क का विस्तार भी तेजी से कर रही है। इसी कड़ी में हैदराबाद को केंद्र बनाकर 3 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पुणे, हैदराबाद चेन्नई और हैदराबाद बेंगलुरु प्रस्तावित किए गए हैं। रांची समेत देश के विभिन्न हिस्सों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। मणिपुर में भी कांग चिंगबा के नाम से मनाए जाने वाले पर्व में लोग भगवान जगन्नाथ की भक्ति में लीन हैं।
प्राकृतिक सौंदर्य से नहीं बल्कि अपनी गहरी आस्था, जीवंत कला और समृद्ध परंपराओं से भी है। इन परंपराओं में कांग चिगम्बा एक विशेष स्थान रखता है। यह त्योहार हर साल मणिपुरी चंद्रमास इंगेन के दूसरे दिन धूमधाम से मनाया जाता है। ओडिशा के पुरी की तरह ही यहाँ भी भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पवित्र यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली जाती है। मणिपुर में इस पवित्र रथ यात्रा को कांग चिगम्बा कहा जाता है। कांग शब्द पवित्र रथ को संदर्भित करता है, जबकि चिगम्बा का अर्थ है खींचना। कांग चिगम्बा के इस पवित्र त्योहार में भक्त मिलकर विशाल सजे हुए रथ को रस्सियों से खींचते हैं। यह मात्र एक अनुष्ठान नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण, सामूहिक भक्ति और साझेदारी का प्रतीक है। यह पवित्र उत्सव श्री श्री गोविंदा जी मंदिर, इम्फाल सहित मणिपुर घाटी के अनेक इलाकों में मनाया जाता है, जहां सैकड़ों भक्त रथ खींचने के लिए एकत्र होते हैं। कांग चिगम्बा मणिपुर में वैष्णव धर्म के प्रसार का जीवंत प्रमाण है। वैष्णव राजाओं के काल में शुरू हुई यह राजकीय परंपरा धीरे धीरे जन जन तक पहुंच गई। कांग चिगम्बा केवल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकात्मकता का जीवंत उत्सव है, जहां पुरी की परंपरा मणिपुर संस्कृति में नए रंगों के साथ खिल उठती है। यहाँ भक्ति की भाषा अलग हो सकती है, संगीत की लय अलग हो सकती है, लेकिन श्रद्धा का भाव एक ही रहता है। और शायद यही है अनेक परंपराओं में एक आस्था और एक भारत श्रेष्ठ भारत की सबसे सुंदर अनुभूति। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कतर के पूर्व अमीर के निधन पर भारत में आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई संवेदना, योगदान को किया याद। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्य की विधि व्यवस्था पर उठाए सवाल। सुरक्षा में सेंध लगाने वालों से लोगों को किया सचेत। इरफान अंसारी ने जामताड़ा में कर्मचारी संघ के सम्मेलन को किया संबोधित। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई के दौरान पथराव, किया फ्लैग मार्च। जामाडोबा में भू धसान से इलाके में दहशत। और हजारीबाग में जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में खिलाड़ी दिखा रहे दम। रांची में राष्ट्रीय स्तर की शतरंज प्रतियोगिता का समापन। रयान रोजरियो और नंदी प्रीतिका के नाम राष्ट्रीय खिताब।